आज के इस व्याख्यान में हम मध्यकालीन भारत में शिक्षा की क्या व्यवस्था थी इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। मध्यकालीन भारत की शिक्षा व्यवस्था को हम दो भागों में बांट के अध्ययन करेंगे। पहला काल है सल्तनत काल और दूसरा काल है मुगल काल। इन दोनों कालों में शिक्षा की क्या व्यवस्था थी, एक तो ये, दूसरा ये शिक्षा की व्यवस्था धर्मानुसार हिंदुओं की और मुसलमानों की, दोनों धर्मों की अलग अलग जो शिक्षा व्यवस्था थी उस पर भी दृष्टिपात करेंगे। यद्यपि दिल्ली के जब दिल्ली सल्तनत में शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो ये पाते हैं कि दिल्ली के सुल्तान आम जनता की शिक्षा की व्यवस्था का प्रबंध करना अपना कर्तव्य नहीं समझते थे। फिर भी उन्होंने अपनी मुस्लिम प्रजा की शिक्षा के लिए स्कूल तथा मदरसे स्थापित करने में रुचि दिखाई। एक नियम था कि प्रत्येक मस्जिद से एक मकतब संबद्ध रहता था जहां कुरान की शिक्षा के अतिरिक्त फ़ारसी भाषा का लिखना और पढ़ना सिखाया जाता था। मदरसे जो कि मकतब से ऊंचे होते थे, दिल्ली, आगरा, जालंधर, फिरोजाबाद आदि महत्वपूर्ण नगरों में स्थित थे और बाद में प्रांतीय राजवंशों की राजधानियों में भी स्थापित किए गए। उनमें उच्च साहित्य, काव्यशास्त्र, दर्शन तथा अन्य विद्याओं की शिक्षा दी जाती थी। मुख्य शिक्षा केंद्रों में अनेक पुस्तकालय भी स्थापित किए गए, जिनमें दिल्ली का शाही पुस्तकालय विशेष महत्वपूर्ण था। जलालुद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को उसका पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त किया। जब मंगोलों के दबाव के कारण मध्य एशिया से विद्वान आकर दिल्ली में एकत्र हुए, तब यह नगर पूर्व में इस्लामिक विद्वानों का अनुपम केंद्र बन गया। हिंदुओं की शिक्षा व्यवस्था निजी हाथों में थी। स्त्री शिक्षा का पूर्ण अभाव था, किंतु लड़कों के लिए प्रारंभिक शिक्षा का सर्वत्र प्रचार होता था। प्रत्येक गांव में एक पाठशाला होती थी जहां पढ़ने लिखने और गणित की शिक्षा दी जाती थी। तुर्की सरकार जो है किसी प्रकार के सैनिक प्रशिक्षण का भी निश्चित रूप से प्रबंध रहा होगा। अब हम देखते हैं कि मुगल काल में शिक्षा व्यवस्था। सल्तनत काल की तरह ही मुगल काल में भी जनता को शिक्षित करना सरकार अपना कर्तव्य नहीं समझती थी। सरकारों में ना तो कोई शिक्षा विभाग था, ना ही मालगुजारी का कोई अंश शिक्षा के लिए निकाल कर रखा जाता था। किंतु अकबर ने शिक्षा प्रसार का कुछ प्रयास अवश्य किया। उसने प्रारंभिक विद्यालय से लेकर बड़े बड़े विद्या के संस्थान प्रारंभ किए। पाठ्यक्रम में सुधार करके उसने आचार्य शास्त्र, समाजशास्त्र, गणित, कृषि शास्त्र, ज्यामिति, खगोल विद्या, मुखाकृति, सामुद्रिक ज्योतिष, ग्रह विज्ञान, नागरिक शासन व्यवस्था, तर्कशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, इतिहास इत्यादि अनेक लाभदायक विषयों के विद्यालयों में पढ़ाए जाने का प्रबंध किया। हिंदी और संस्कृत विद्यालयों के अतिरिक्त अन्य सभी विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम फारसी था। अकबर के उत्तराधिकारियों ने भी उसी की नीति को अपनाया। यह कहना तो कठिन है कि सभी मुगल सम्राट उसके जैसे ही शिक्षा प्रेमी थे, किंतु यह स्पष्ट है कि मुगल काल के अंत तक अनेक सम्राट विद्यालयों को सहायता देकर चलाते रहे। फिर भी सरकार ने जनता के लिए बहुत कम स्कूल खोले और जनता द्वारा खोले गए विद्यालयों को तो सरकार बिल्कुल ही सहायता नहीं देती थी। अतः मुगलकालीन भारत में शिक्षा बहुत ही कम थी और जो थी वह भी धर्म आधारित थी। मुगल सम्राट शिक्षा पर जो थोड़ा बहुत व्यय करते थे वह धार्मिक यश प्राप्त करने के लिए करते थे। जनता की भलाई के लिए शिक्षा प्रसार करना उनका उद्देश्य नहीं होता था। आम जनता अपने बच्चों की आयु और अपनी परिस्थिति के अनुसार बच्चों की शिक्षा का
स्वयं प्रबंध करती थी और ये प्रबंध जो हैं संतोषजनक होते थे। प्रायः प्रत्येक ग्राम में ही जनता के स्कूल होते थे और ये स्कूल मंदिर या मस्जिद से जुड़े हुए होते थे। हिंदू अपने बच्चों को 5 वर्ष की अवस्था में नियमित रूप से स्कूल भेजते थे। मुसलमान अपने बच्चों को मकतब में 4 वर्ष 4 महीने और 4 दिन की अवस्था होने पर भेजते थे। किसान अथवा छोटे छोटे नौकरों के बच्चों को छोड़कर शेष सभी बच्चे लिखना, पढ़ना और हिसाब सीखने के लिए स्कूल जाते थे। अकबर के समय से ही बहुत से हिंदू बच्चे फ़ारसी पढ़ने के लिए मुसलमानी मकतबों में जाने लगे थे। हिंदुओं की तरह मुसलमानों में शिक्षा के लिए विशेष उत्साह नहीं था। समकालीन यूरोपीय यात्रियों ने लिखा है कि साधारण श्रेणी का मुसलमान अपने बच्चों की शिक्षा के लिए उत्साही नहीं होता था। मकतब बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा के प्राइमरी स्कूल थे, इनमें मौलवी पढ़ाते थे। डेलावेला कहता है कि जहांगीर के शासनकाल में इस प्रकार के स्कूल प्रत्येक ग्राम और नगर में होते थे। उस समय छपी हुई पुस्तकें नहीं होती थी और बच्चे अक्षर और गिनती पट्टियों पर लिखा करते थे। मुस्लिम स्कूलों में बच्चों को कुरान कंठस्थ कराई जाती थी। हिंदू स्कूलों में रामायण, महाभारत और पुराणों की शिक्षा अनिवार्य थी। प्रारंभिक गणित पर विशेष ध्यान दिया जाता था। पहाड़े याद करने का बड़ा अच्छा ढंग होता था। बच्चे समूह में पहाड़े याद करते थे। सुलेख पर विशेष ध्यान दिया जाता था और इसका प्रतिदिन अभ्यास कराया जाता था। कक्षा प्रातः और सायं दोनों समय लगती थी और बीच में खाने की छुट्टी दी जाती थी। छात्रों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था, क्योंकि निःशुल्क विद्यालय सबसे बड़ा धर्म समझा जाता था। धनिक वर्ग अध्यापकों की सहायता किया करता था। कभी कभी बच्चों के माता पिता भी गुरुओं को भेंट दे जाया करते थे। शिष्य मंडली तथा जनता गुरुओं का बड़ा सम्मान करती थी। सुस्त, पाठ याद न करने वाले और शरारत करने वाले छात्रों को शारीरिक दंड दिया जाता था। देश में उच्च कोटि के विद्यापीठ भी थे, जहाँ पर धार्मिक और अर्थशास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी। किसी किसी नगर में तो अनेक उच्च विद्यालयों की स्थापना हो गई थी। मुगल काल में काशी और नादिया ऐसे ही उच्च कोटि के विद्यापीठ थे। बर्नियर लिखता है कि बनारस विश्वविद्यालय के समान है, किंतु वह तत्कालीन यूरोपीय विश्वविद्यालयों के समान नहीं है, जिनमें नियमित कक्षाएं होती हैं। बनारस के स्कूल यूरोप के प्राचीन स्कूलों के समान थे और गुरुजन अपने घरों में अलग अलग पढ़ाया करते थे। विद्यालयों के लिए धनी पुरुष अपने भवन दे दिया करते थे, जिसमें बाग बगीचे भी लगे रहते थे। काशी में संस्कृत, व्याकरण, साहित्य, षड्दर्शन तथा हिंदू धर्मशास्त्र पढ़ाए जाते थे। काशी की तरह बंगाल में नादिया हिंदू शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। यहाँ प्रदेश के प्रत्येक भाग के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। मिथिला, तिरहुत, मथुरा, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, अयोध्या, सरहिंद तथा मुल्तान इत्यादि में हिंदू शिक्षा के बड़े बड़े विद्यापीठ थे। मुस्लिम शिक्षा के भी अनेक विद्यापीठ थे। मुगल सम्राटों ने दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी तथा लाहौर में बहुत से मदरसे खोल रखे थे। मुसलमान विद्वानों और उलेमाओं ने भी बड़े बड़े शहरों में बहुत से मदरसे खोल रखे थे। आगरा, दिल्ली, लाहौर, जौनपुर, सियालकोट इत्यादि अनेक नगर मुस्लिम शिक्षा के मुख्य केंद्र थे। मुगल काल में आगरा मुस्लिम शिक्षा का सर्वप्रथम केंद्र था। यहाँ पर बहुत से विद्यालय थे, जिनमें से अधिकतर सम्राट अथवा उनके सरदारों द्वारा खोले गए थे। आगरा के बाद दूसरा नंबर दिल्ली का था। यहाँ भी बहुत से विद्यालय थे। सबसे पहला विद्यालय हुमायूं
और माहम अनगा ने मदरसा ए बेगम नाम से खोला था। यद्यपि मुगल काल के प्रारंभ में लाहौर आगरा और दिल्ली के समान विद्या का प्रसिद्ध केंद्र नहीं था, किंतु औरंगज़ेब के शासनकाल में वह विदेशों तक में विख्यात हो गया था। जौनपुर 15वीं शताब्दी में भारत का शिराज बन गया था और वह अपने इस गौरव को मुगल काल के अंत तक बनाए रहा। लखनऊ, इलाहाबाद, ग्वालियर, सियालकोट, अम्बाला, थानेश्वर और कश्मीर में बहुत से स्कूल और बड़े बड़े विद्वान थे। इस बात के भी हमें प्रमाण मिलते हैं कि मुस्लिम विद्यार्थी खगोल विद्या, ज्योतिष शास्त्र, गणित तथा चिकित्सा के अध्ययन के लिए हिंदू विद्यालयों में आया करते थे। इसी प्रकार हिंदू विद्यार्थी भी पारसी पढ़ने के लिए मुस्लिम स्कूलों में जाते थे। प्रारंभिक तथा माध्यमिक स्कूल में विद्यार्थी को नियत वर्षों तक ही पढ़ना पड़ता था। बुद्धिमान और चतुर विद्यार्थी थोड़े समय में ही योग्यता प्राप्त कर स्कूल छोड़ सकते थे। बड़े बड़े विद्यापीठों में स्नातक का पाठ्यक्रम 10 से 12 वर्ष तक भिन्न भिन्न होता था, किंतु वार्षिक परीक्षाएं नियमित रूप से नहीं होती थी। प्रत्येक विषय का अध्यापक विद्यार्थी को अपने विषय की योग्यता का प्रमाण पत्र दे सकता था। उस समय प्रमाण पत्र अथवा उपाधि पत्र दिए नहीं जाते थे और विद्यार्थी की योग्यता एवं विद्वता उसके गुरु तथा विद्यालय की प्रसिद्धि पर निर्भर करती थी। मुगल काल में राजकुमारियों और उच्च घराने की लड़कियां ही शिक्षा प्राप्त करती थीं। लड़कियों के स्कूल कहीं नहीं थे। धनी लोग घर पर अध्यापक रखकर अपनी पुत्रियों को साहित्य, प्रारंभिक गणित तथा धार्मिक शास्त्र पढ़ाते थे। शिक्षित स्त्रियों का घर तथा समाज में अच्छा मान था। गुलबदन, सलीमा, सुल्ताना, रूपमती, जैबुनिस्सा और जीनतुस्सिन का नाम विदुषी महिलाओं में उल्लेखनीय है। रानी दुर्गावती, चांद बीबी, नूरजहां, जहान आरा और साहिब बीबी इत्यादि विदुषियों ने राजनीतिक क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए थे।